आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है इसके पीछे क्या वजह है। तो ऐसे तो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ उसको यहाँ पे कि मैग्नेटिक बिहेवियर आने का वजह क्या है। जैसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर, चलिए यहाँ सॉलिड ही ले लेते हैं क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट पे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता रहता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन का कहा जाता है कौन सा मोशन? ऑर्बिटल मोशन। मैं बस थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ क्लास 11 का ताकि आपको याद आ जाए फिर से एक बार कि ऑर्बिटल मोशन जब वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट पे नहीं घूमते रहता है, वो खुद भी घूमते रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ ये हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, और सिर्फ अर्थ अपने एक्सिस पर ही नहीं घूमता रहता, वो खुद भी घूमता रहता है, जिसके चलते डे और नाइट होते हैं। तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपने ऑर्बिट पे कंटिन्यूसली घूमता रहता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन खुद भी रिवॉल्व होता रहता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये खुद भी इस तरीके से कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते रहते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है, ये खुद भी रिवॉल्व कर रहा है, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोशन? स्पिनिंग। कौन सा मोशन? स्पिनिंग मोशन। तो दो तरह के मोशंस हो गए इलेक्ट्रॉन्स में। तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर उसके पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, वो उसका ऑर्बिटल मोशन है, और वो अपने खुद भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो उसका क्या है? स्पिनिंग मोशन है। तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड क्या अराइज होता है? मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कहो मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है। ठीक है, तो इसी दोनों के कारण किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इसी दोनों मोशन के कारण किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है। अब भाई ये एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल, जिसको हम लोग यहाँ मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं इसको, कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये वजह है मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक बिहेवियर आने की वजह। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक बार बेसिक बता दिया, याद कर लो। 11th में बोर मैग्नेटन में एक्सप्रेस किया जाता था और एक फॉर्मूला होता था म्यू ऑफ स्पिन इज इक्वल टू √n × n+2। अभी इस पे पूरी बातें होंगी, और बोर मैग्नेटन इसका यूनिट था। ठीक है, तो स्पिन क्यों लिखा जाता है वो भी आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में इस फॉर्मूला से सिर्फ स्पिनिंग मोशन के कारण आने वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो वैल्यू होगी, वही कैलकुलेट होता है। अगर थियोरेटिकली तुम देखोगे तो स्पिनिंग मोशन वाला ही फॉर्मूला में सिर्फ यूज आता है, ऑर्बिटल मोशन का कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली निकालोगे तो वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आने का वजह एक ऑर्बिटल मोशन तो यहाँ कैलकुलेट नहीं हो पाता है। फॉर्मूला जो बना है वो स्पिनिंग मोशन के अकॉर्डिंग बनाया गया, इसलिए आप देखोगे फॉर्मूला में यहाँ टेल में स्पिन लिखा रहता है। ये तो हो गई क्लास 11th की बातें। अब अगर आ जाते हैं 12th पे, थोड़ा सा याद दिला दे तुम लोगों को, कुछ बोर्ड रफ करने के लिए चाहिए। तो ये है हमारे पास थोड़ा सा बेसिक कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों आता है। पॉइंट ये है कि टाइप्स कैसे होते हैं। तो 5 टाइप्स के होते हैं बिहेवियर जो होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 आपको मैं पहले बताऊंगा, उन दोनों को आप ठीक से समझ लें, बाकी 3 फिर उसके बाद बात करेंगे। पहले मैं याद दिलाता हूं, ये भी क्लास 11th का ही टॉपिक है। एक है अपना पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर सब्सटेंस का, और एक है अपना डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मतलब है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मतलब है, सॉलिड सब्सटेंस कैसा बिहेवियर दिखाएगा पैरामैग्नेटिक के अंदर, वो समझिए कि ये क्या करेगा। अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है और इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, वीक अट्रैक्शन शो करेगा। क्या करेगा, वीक अट्रैक्शन शो करेगा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, वीक अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब ये जो लाइंस ऊपर से निकल जाने चाहिए थे, ये थोड़े मूव होकर के इधर से निकलेंगे। ये जो लाइंस सीधे निकल जाने चाहिए थे नीचे से, ये थोड़ा मूव होकर यहां से निकलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस सब्सटेंस ने मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या दिखाया, वीक अट्रैक्शन शो किया, थोड़ा अट्रैक्शन शो किया। वहीं दूसरी तरफ जो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, इसका यह मतलब है कि अगर मैं सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं और अगर वो सब्सटेंस कैसा है, डायमैग्नेटिक है, तो वहां पर जो लाइंस सीधे निकलने चाहिए थे वो तो निकलेंगे ही, जो लाइंस इससे होकर के निकलने चाहिए थे वो थोड़ा सा रिपेल होकर के अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे। देखो रिपेल हो गए, यहां क्या नजर आएगा, वीक रिपल्सन शो करेगा। किसको, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया इसका बिहेवियर दो टाइप का, कि भाई सॉलिड सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होता है, हमें तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। दो बिहेवियर मैंने आपको बताया, पहले बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों आता है किसी के अंदर, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख ही देते हैं याद दिलाने के लिए, म्यू ऑफ स्पिन इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन क्या यूनिट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में भी बताते हैं, अभी ये फॉर्मूला क्लास 11th का याद दिला दिया, इतना तो हमने 11th के अंदर भी पढ़ा था। अब कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं ये भी जानना है हम लोगों को। तो ऐसे सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या दिखाएगा, कैसा बिहेवियर दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब वो क्या दिखाएगा, वीक अट्रैक्शन शो करेगा। और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन दिखाएगा, विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। तो मैंने याद भी ऐसे ही रखा था, डाई मतलब होता है दो, और दो मतलब होता है पेयर्ड, जहां पेयरिंग हो। खुद सोचो, जो लोग पेयर्ड होंगे वो कहीं और अट्रैक्शन क्यों करेंगे। तो ये याद रखने के लिए जस्ट है कि आप किसका डायमैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक कौन है। सबसे पहले ये बातें हो गई भाई। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे अपना आयरन +3 एग्जाम्पल में आ सकता है, Cu+2 एग्जाम्पल में आ सकता है, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में Cl- आ सकता है। भाई देखो, ये जानने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, प्रैक्टिकली तो तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के देख सकते हो, लेकिन कॉपी पर अगर चेक करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए हुंड्स रूल से। ठीक है, अब्बो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल दोनों। तो उसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो कभी एक क्लास अलग से तुम लोगों को रिवीजन करवा देंगे। फिलहाल अभी हम एक एग्जांपल तुम लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि आयरन +3 हमें बनाना हो, और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है तो आर्गन 18 हो रहा है, 3d 5 है और 4s 0 है। ये आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 26 होता है। 26 होता है तो आर्गन रहेगा 18 तक, 3d 6 लिख देते हैं एंड 4s 2 लिख देते हैं। सबको मालूम है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हमने d में 6 इलेक्ट्रॉन डाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अब्बो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है जिसकी एनर्जी कम है, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। खैर, आयरन +3 बनाने समय हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने थे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाला जाता है आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल हमारा 4s है, वहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। एक और कम करना था +3 के लिए, तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो आयरन +3 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ऐसा हुंड्स रूल से, d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3d 5 है। आपको याद होगा कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, बच जाए तो रिपीट करना है। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि शुरुआत से ही पेयरिंग करो, है ना। एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2, लेकिन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें Cl- की, तो Cl- के अंदर तो भैया 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 17 तो उसका खुद का होता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 1s2 2s2। चलो नियॉन तक तो डाल ही दो, पहले नियॉन तक कर देते हैं हम लोग 10। और जब नियॉन तक आने का मतलब होता है हीलियम, हाँ
अपना स्टार्टिंग से देखोगे, हीलियम के बाद नियॉन आएगा, तो नियॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया, बच गया 7, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3s2 और 3p5 होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर देंगे 6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। Cl माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने आउटर मोस्ट सेल के अंदर डाल दिया। जब तुम यहाँ पे 3p6 को बनाओगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने डाल दिया, p में 6 है तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, और जब कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, देखो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता होगा तो आप समझ जाओगे खुद पे खुद, नहीं आता होगा कभी क्लास में एक्स्ट्रा टाइम में बता देंगे। 3p6 कन्फिग्रेशन जब हमने बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स बस अभी इतना देखो कि 3p6 है, सब में एक इलेक्ट्रॉन भरा, वापस आके फिर इलेक्ट्रॉन डाला, कोई भी यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे सारे के सारे क्या अनपेयर्ड है, अरे सारे अनपेयर्ड हो या एक भी अनपेयर्ड हो, एक भी अगर अनपेयर्ड मिल गया तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, अगर 5 मिल गया तो बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये है हमारा बिहेवियर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का। तो इसको जो है तुम लोग करो, और फिर अभी इसके और 3 और भी हैं वो भी बता देते हैं, एक बार इसको नोट करो जरा सा आते हैं। आई होप कि तुम लोगों ने एक बार इसको पढ़ लिया होगा वापस से, ऐसे तो क्लास हम करा ही चुके हैं। चलो अब आते हैं, ये तो हो गया अपना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम लोगों को जो यहाँ पे और भी चीज़ें देखनी है वो है कि और भी 3 तरह के बिहेवियर होते हैं, जो कि तीनों के तीनों में मैं ये कहूँगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा और डिटेल क्या होता है। तो पहले मैं इस डायमैग्नेटिक तो आप समझ गए, डायमैग्नेटिक उसको बोलेंगे जहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, ये 5 आप यहाँ डाल दो, 5 × 5 + 2 आपका पता चल जाएगा कि आयरन +3 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, ठीक है, जो कि आएगा 5.9 अप्रॉक्स। ठीक, तो ये 2 बिहेवियर हो गए, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। अब जो 3 और हैं उनको भी ठीक से समझ लेते हैं जल्दी से। 3 नाम यहां पे लिख रहा हूं, तीनों के बारे में बातें करूंगा लेकिन थोड़ा आराम से। पहले मैं लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेरोमैग्नेटिक, और एक लिख रहा हूं एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक लिख रहा हूं फेरी मैग्नेटिक। ये सारे बिहेवियर हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर हैं सॉलिड सब्सटेंस के। पहले आप ये समझो होता क्या है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे उनका ऑर्बिटल मोशन है, स्पिनिंग मोशन है, और ड्यू टू स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या अराइज हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो रहा है। तो ये यहाँ पर सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, बहुत सारे एटम्स हैं, सबका इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ घूम रहा है, अंदर मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन कभी किसी का ऐसा हो सकता है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज हमारे अर्थ पर, तो हर एक कंट्री के लोग कोई इस डायरेक्शन में रहते हैं, कोई साथ में मिल के काम कर रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई एक साथ मिल के किसी काम को कर रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि सबका अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन है। कुछ लोग अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं, कुछ लोग राइट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, कुछ लोग लोअर डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हैं जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट शो हो रहा है। ये एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का कंडीशन नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लोग होते हैं, इसमें से जो भी लोग एक साथ एक जैसे मैग्नेटिक मोमेंट वाले हैं, वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग मिल के काम करते हैं, तो वैसे इनका स्टेटस कुछ ऐसा हो जाता है कि ये एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कि जिनका अपर डायरेक्शन में जा रहा है वो सब लोग एक साथ हो गए, देखिए सब अपर डायरेक्शन में, ठीक। जो लोअर डायरेक्शन में जा रहा है सबने एक जगह ग्रुपिंग कर ली है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है उन सब लोगों ने एक जगह ग्रुपिंग कर ली है,
जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है उन सब लोगों ने भी एक ही जगह ग्रुपिंग कर रखी है। ये जो ग्रुपिंग यहां पर हो रखा है मैग्नेटिक मोमेंट्स का, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन का, इसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये सब एक एक डोमेन है, ठीक है, इनका नाम रखा गया क्या? डोमेन। अब ऐसा स्टेटस तो सबके अंदर है, सबके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा सिचुएशन में बदलाव आने वाला है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके पास प्रेजेंट है और ऐसा सा भाई मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो रहा है। अगर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है तो क्या होगा? अगर सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक है तो क्या होगा? अगर सब्सटेंस फेरीमैग्नेटिक है तो क्या होगा? ये समझना है। अब हमने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां ला करके रख दिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लीजिए कि इन सबको, ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले को प्रेजेंटेशन देने के लिए इन सबको मिला करके हम ऐसा मान ले रहे हैं कि देखिए ये वाला है भाई, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। जो नीचे जा रहे हैं इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये वाला एक बना लिया, जो लेफ्ट में जा रहे हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये वाला बना लिया, और जो राइट में जा रहे हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये राइट वाला एरो बना लिया। तो चलिए मान लीजिए ये चारों इसके अंदर में है, ये सारे डोमेन्स हैं। तो अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके बगल में लाके रखा, जिसका आप ध्यान दें कि नॉर्थ पोल मान लीजिए ऊपर की तरफ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है, तब क्या होगा? तब इन चारों में क्या चेंजेस आ सकता है? ये चारों कैसे कैसे रह सकते हैं? ये चारों नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, सही में समझना कि सिर्फ चार ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, और भी डायरेक्शन जाने वाला हो सकता है कि कोई ईस्ट नॉर्थ में जाता हो, कोई साउथ वेस्ट में जाता हो, जो भी चीज़ है, तो अलग अलग डायरेक्शन में सब है, ऐसा बहुत सारा डोमेन अंदर है। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आता है, अगर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है तो उन सारों जितने भी मैग्नेटिक वहाँ पे डायरेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी डोमेन्स के डायरेक्शन नजर आ रहे हैं, वो सब जो है उसी तरफ उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा जिस तरफ इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये सब जाने लगेंगे। ये देखिए, ये सब उस तरफ जाने लगे। ऐसा होने के कारण क्या हुआ? वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मतलब ऐसे समझो जैसे हम लोगों का मोहल्ला में कोई बाबा आते हैं ना, मतलब एरिया में कोई बाबा आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे भाषण सुनने के लिए जाते हैं, उनका जो उन्होंने प्रवचन दिया, बाबा का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, सुने, घर आ गए, भूल गए। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि बाबा का प्रवचन सुन के आया, बाबा चले भी गए, फिर भी बाबा के पीछे पड़ा हुआ उनका प्रवचन उनको याद आ रहा है। तो ये जिन लोगों पे इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ के जाते हैं बाबा, उन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है? फेरो मैग्नेटिक होता है। मतलब अगर हम यहाँ से इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लें, तब भी इनका बिहेवियर मैग्नेट की तरह ही रह जाता है, थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हैं बात को आप? मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाता है। इसलिए हमने क्या लिखा? वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। कोई रीजन पूछे तो क्या बताएंगे? कि सारे डोमेन का जो डायरेक्शन है, उनका जो ओरिएंटेशन है, वो बिल्कुल उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह हो जाता है जिसको हमने लाके वहां पर रखा है। तो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में जाने लगे, जिस वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो हुआ। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो हुआ तो अब बिहेव्स लाइक, क्या लिख दें? बिहेव्स लाइक मैग्नेट। यार एग्जाम्पल में Cu2O याद रख सकते हो, ये मत पूछना कि क्यों, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तुम एक बार ये भी देख लेना कहीं कहीं पे कि जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है TiO, और डायामैग्नेटिक के अंदर एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है TiO2। तो भाई ये दोनों एक जैसे दिखने में हैं, लेकिन हम कैसे याद रखें? डाई मतलब 2 और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं भाई कि CuO2 इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगर सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक है तब क्या होगा? तब ये लोग कैसा बिहेवियर शो करेंगे? तब डोमेन्स का ओरिएंटेशन में क्या चेंज आएगा? चेंज क्या आएगा कि मान लीजिए ऐसे ही 6 डोमेन्स हम फिर से एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या खास बात है? जितनों का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन्स का डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऊपर है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक उतना ही का नीचे की तरफ भी है। मतलब सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? वो
जीरो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल होगा MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। किसका, एंटी फेरोमैग्नेटिक का। तो फेरोमैग्नेटिक आप समझ गए, डोमेन्स का डायरेक्शन ओरिएंटेशन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेरी मैग्नेटिक है। मान लीजिए फिर से हम 6 डोमेन्स बना रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो ये चारों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के कारण क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इनका बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक के तरह ही होगा। मतलब इन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इनमें क्या खास बात थी वो आपको बताया। इसका भी एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं भाई, Fe2O3 ले लो, FeSO4 भी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गए, और कितने टाइप के बिहेवियर होते हैं वो भी आपको बता दिया। 5 टाइप का आपको बताया ना, क्यों होता है, अराइज होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी बताया। साथ में आपको कितने टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो भी बताया, सॉरी कितने टाइप का बिहेवियर होता है वो भी बताया। जिसमें पहले आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर डिटेल याद दिला दिया आपको, विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, विच हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ये जान पाएंगे। फिर ये फार्मूला है कितना मैग्नेटिक मोमेंट है ये जानने का, बोर मैग्नेटन इसका यूनिट है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसा बिहेवियर है, और फेरी मैग्नेटिक कैसा बिहेवियर है। तो यहाँ पे क्या है, वही बाबा बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ के गए हैं, इतना प्रभाव छोड़ के गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा भी लो यहाँ से तब भी इनका डायरेक्शन ऊपर ही है, और कहीं ना कहीं ये मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में इतना ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ईजी भी बहुत है। नोट्स को पढ़ो, इसको 1-2 बार और सुन लो। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो कि आखिरी टॉपिक होगा। लेकिन देखते हैं उसका, अगर 2 अलग अलग वीडियो बनाना पड़ा छोटा छोटा तो अलग अलग बनाएंगे छोटा छोटा, अगर हुआ तो फिर एक ही बना दिया जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग बना दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।